माननीय अध्यक्ष जी, वो सालों से चाहते थे कि इनका दर्द, इनकी वेदना, इनकी परेशानी, नक्सलियों द्वारा किया गया उनको अन्याय, कि इन्होंने पूरे रेड कॉरिडोर को इसलिए चुना था क्योंकि वहां स्टेट की पहुंच कम, भोले भाले आदिवासियों को बरगलाकर इनके हाथ में हथियार रहे, बल्कि नक्सलवाद के कारण इस पूरे क्षेत्र में सालों तक गरीबी रही। 30 मार्च 2026 का दिन भारत के आंतरिक सुरक्षा इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 85 मिनट के ऐतिहासिक संबोधन में उस रोड मैप का खुलासा किया जिसने दशकों से देश के एक बड़े हिस्से को जकड़ने वाले माओवाद की जड़ें हिला दी। आज के इस एपिसोड में हम उन्हीं की स्पीच से जानेंगे कि कौन कौन से कदम माओवादी समस्या को खत्म करने में मददगार रहे। ये समझना जरूरी है कि कैसे सही नीति, सुरक्षा और जनता की भागीदारी ने मिलकर देश को हिंसा और उग्रवाद से दूर किया। नमस्कार, जागरण फ्लैशबैक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुरप्रीत चीमा। माओवाद, लाल आतंक, ये शब्द इस समय बहुत चर्चा में है। अधिकतर लोग इससे परिचित भी होंगे। आसान शब्दों में कहें तो माओवाद एक ऐसी सोच है जो मानती है कि असली ताकत बंदूक में होती है। इसकी शुरुआत चीन के नेता माओ जेडोंग ने की थी। उनका मानना था कि अगर गरीब किसानों और मजदूरों को उनका हक दिलाना है तो बातचीत से काम नहीं चलेगी। इसके लिए हथियार उठाकर सरकार से लड़ना होगा। माओवाद का इतिहास कैसे शुरू हुआ? तो कहानी की शुरुआत करते हैं 1967 से। गर्मियों में पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव नक्सलबाड़ी, यहाँ घटना ने माओवादी आंदोलन को नए रूप में जन्म दिया। इस समय यहाँ से दो चेहरों का उदय होता है, चारू मजूमदार और कानू सान्याल। चारू मजूमदार वो शख्स था जिसे भारत में माओवाद के हिंसक दौर का मुख्य चेहरा माना जाता है। 1960 के दशक में उसने ये खतरनाक विचार फैलाया कि बदलाव चुनाव से नहीं बल्कि हथियारों के दम पर होने वाली क्रांति से आएगा। चारू मजूमदार के पीछे छिपे दिमाग के साथ साथ इस पूरे फसाद को जमीन पर उतारने वाला असली चेहरा कानू सान्याल था। अगर मजूमदार हिंसा और विद्रोह की थ्योरी लिख रहा था तो सान्याल उस थ्योरी को हथियारों और खून खराबों के साथ हकीकत में बदल रहा था। इन दोनों की जुगलबंदी ने 1967 के नक्सलबाड़ी विद्रोह को एक स्थानीय झड़प से निकालकर पूरे देश के लिए सिरदर्द बना दिया। सान्याल ने जिस तरह से भोले भाले किसानों को उकसाकर कानून के खिलाफ खड़ा किया, उसी का नतीजा था कि ये आग सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं थी बल्कि एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई, जिसने देश की आंतरिक सुरक्षा की चूल्हे हिला दी। इसके बाद समय बदला लेकिन माओवाद खत्म नहीं हुआ बल्कि अलग अलग हिस्सों में फैलता गया। 1980 और 90 के दशक में माओवादी आंदोलन कई छोटे छोटे गुटों में बंट गया। इन्हीं में से एक बड़ा नाम उभरा, कोंडापल्ली सीतारमैया, जिसने पीपल्स वॉर ग्रुप PWG को मजबूत किया। इसने आंध्र प्रदेश और आसपास के इलाकों में माओवादी नेटवर्क को शह दी। इसी दौर में एक और धड़ा था, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी MCC, जिसने बिहार और झारखंड में अपनी पकड़ बनाई। माओवाद के इस नए और खूनी चैप्टर का सबसे खतरनाक चेहरा बनकर उभरा मुपल्ला लक्ष्मण राव, जिसे दुनिया गणपति के नाम से जानती है। लंबे समय तक संगठन के महासचिव के तौर पर उसने माओवादी हिंसा को एक प्रोफेशनल रूप दे दिया। गणपति को उस हिंसक रणनीति का मास्टरमाइंड माना जाता है जिसने मासूमों की जान और देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। अमित शाह ने अपने भाषण में जिस रेड कॉरिडोर की बात की, उसका नक्शा भी यहीं से बनने लगा। कि इन्होंने पूरे रेड कॉरिडोर को इसलिए चुना था क्योंकि वहां स्टेट की पहुंच कम थी, जिसने आंध्र प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़ तक के कई बड़े हिस्सों को विकास से काटकर आतंक के साए में धकेल दिया। उसने न केवल इस भौगोलिक इलाके को अपनी गिरफ्त में लिया बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देते हुए वहां अपनी समानांतर और अवैध सत्ता चलाने की
कोशिश की। रेड कॉरिडोर और माओवाद को समझने के लिए हमारी एक डिस्कशन अनिमेश पाल से भी हुई। अनिमेश दैनिक जागरण समूह के अखबार नई दुनिया के छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के ब्यूरो चीफ हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। वर्तमान में जो माओवाद का जो स्वरूप हम अब देख रहे हैं पिछले 10, 20, 30, 40 साल में, उसकी शुरुआत ये मानी जाती है कि नक्सलबाड़ी जो आंदोलन हुआ था 1968 में, नक्सलबाड़ी जो गांव है पश्चिम बंगाल, वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन वर्तमान जो माओवाद का जो स्वरूप हम पिछले 30-40 सालों में देखे हैं, ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसका रीजन ये है कि 1969 में, जब 1968 में जब बंगाल में ये नक्सलबाड़ी से आंदोलन नक्सलियों का शुरू हुआ था, तो उसके एक साल बाद जो आंध्र प्रदेश या वर्तमान में जो तेलंगाना का क्षेत्र है, वहाँ का वारंगल में एक सेंट जेवियर स्कूल, जो निजी स्कूल था, वहाँ पे शिक्षक होते थे कोंडापल्ली सीतारमैया, केएस उनको बोला जाता है। वो उस आंदोलन से प्रभावित थे जो कि बंगाल में शुरू हुआ था। तो उन्होंने उसके पैरेलल में उन्होंने यहाँ पर जो है, क्योंकि वहाँ भी पैरेलल वही समस्या वो देख पा रहे थे वारंगल और उसके आसपास के क्षेत्र में, कि जमीन से जुड़ी जो समस्याएं और किसानों के बीच में डिस्प्यूट था जमींदारों को लेकर के। तो उन्होंने उस विचारधारा से प्रभावित होकर के एक अपना पैरेलल उन्होंने एक संगठन जो है यहाँ पर शुरू किया। गणपति के साथ ही कोटेश्वर राव उर्फ किशन जी जैसे नाम भी सामने आए, जिनका पश्चिम बंगाल और झारखंड के इलाकों में भारी खौफ था। किशन जी इस आंदोलन का एक ऐसा चेहरा बनकर सामने आया जो न सिर्फ हमलों की प्लानिंग करता था, बल्कि मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखने में भी माहिर था। इन नेताओं की सबसे बड़ी चालाकी ये थी कि इन्होंने सिर्फ हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने लोगों की नाराजगी और मजबूरी को अपनी ताकत बनाया। जमीन के विवाद, आदिवासियों के हक और सरकारी सिस्टम की कमियां जैसे मुद्दों को इन्होंने मोहरा बनाकर लोगों को भड़काया और अपने साथ जोड़ना शुरू किया। साल 2004 की बात है। इस खूनी संघर्ष के इतिहास का सबसे टर्निंग पॉइंट ये साबित हुआ, दशकों से अलग अलग दिशाओं में लड़ रहे पीपल्स फॉर ग्रुप PWG और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी कि MCC ने हाथ मिला लिया, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि माओवादी का उदय हुआ। इसके बाद न केवल हमलों की तीव्रता में भयावह बढ़ोतरी हुई, बल्कि संगठन की लड़ाकू क्षमता और राज्य को चुनौती देने का उनका दुस्साहस भी कई गुना बढ़ गया। देश के 200 से ज़्यादा जिलों में इसका प्रभाव था। बड़े बड़े हमले हुए, IED ब्लास्ट, एम्बुश, पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर हमले। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बताया था। रविंद्रनाथ टैगोर की एक पंक्ति यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है, अंधेरे में भी उजाले को महसूस कर लेने वाली आस्था। बस्तर में यही आस्था पिछले कई दशकों तक जिंदा रही। जब जंगलों में हिंसा अपने चरम पर थी, तब भी गांव के भीतर एक भरोसा था कि हालात बदलेंगे। 2010 से 2025 तक 15 साल तक का रिकॉर्ड देखें तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों और आमजनों पर हमले किए। उनकी टाइमलाइन पर नजर डालें तो सबसे पहले अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा इलाका, यहाँ पर बस्तर के घने जंगलों में नक्सलियों ने घात लगाकर CRPF के 76 जवानों को बलिदान कर दिया। यह हमला भारतीय सुरक्षा बलों पर नक्सलियों की ताकत और उनके गुरिल्ला वॉरफेयर कौशल को दर्शाता है। 2010 चिंतलनार छत्तीसगढ़ का इलाका, इसी साल सुरक्षा बलों को चिंतलनार के जंगलों में भारी कीमत चुकानी पड़ी। नक्सलियों ने अचानक हमला कर 70 से अधिक जवानों को बलिदान कर दिया। इसने साफ कर दिया कि जंगलों में नक्सलियों की रणनीति बेहद जानलेवा थी। मई 2013 चीरम घाटी छत्तीसगढ़, नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर घातक हमला किया। इस हमले में 25 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें महेंद्र कर्मा और विद्याचरण शुक्ल जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे। यह हमला सीधे तौर पर देश के राजनीतिक नेतृत्व और लोकतंत्र को चुनौती देने वाला था। अगर 2017 की बात करें तो सुकमा छत्तीसगढ़ का जो एक इलाका है, यहाँ पर सड़क निर्माण की सुरक्षा में तैनात जवानों पर नक्सलियों ने हमला किया। इस हमले में 25 CRPF कर्मियों की जान चली गई। ये घटना दिखाती है कि नक्सलियों ने अब सुरक्षा कार्यों और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। 2017 बुरकापाल छत्तीसगढ़,
उसी साल बुरकापाल में नक्सलियों ने एक सुरक्षा कर्मी कैंप हमला किया। इस हमले में 25 और जवान बलिदान हुए। यह हमला नक्सलियों की निरंतर हिंसक रणनीति को दर्शाता है। इसके बाद महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2019 में मई में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट के जरिए पुलिस वाहन को उड़ा दिया। इस हमले में 15 पुलिसकर्मी बलिदान हुए। घटना ये दिखाती है कि नक्सली अब छत्तीसगढ़ से बाहर भी अपने आतंक फैलाने लगे थे। फिर अब बात करें 2024 से 2025 तक की फाइनल पुश रणनीति। गृहमंत्री अमित शाह ने माओवाद को 2 साल में खत्म करने का संकल्प लिया। इसके तहत सुरक्षा बलों ने रक्षात्मक रवैये को छोड़कर सक्रिय और निर्णायक अभियान शुरू किए। ये रणनीति नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक मोर्चा बनाने की दिशा में कदम था। भारत में माओवाद को जड़ से मिटाने के लिए सरकार ने सैन्य शक्ति और जमीनी विकास का एक मिला जुला मॉडल अपनाया, जो कि ऑपरेशन समाधान था। इस रणनीति के तहत स्मार्ट लीडरशिप, सटीक खुफिया जानकारी और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर माओवादियों के सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया गया। सुरक्षा बलों ने फॉरवर्ड बेस बनाकर जंगलों के अंदर अपनी पहुंच बना ली, जिससे नक्सलियों की रसद और सप्लाई चेन पूरी तरह कट गई। साथ ही लेवी यानी जबरन वसूली और फंडिंग के रास्तों पर कड़ी चोट की गई, ताकि उनकी आर्थिक कमर तोड़ी जा सके। केवल हथियारों से नहीं, बल्कि सरकार ने माओवादी इलाकों में सड़कों, मोबाइल टावरों और स्कूलों का जाल बिछाकर विकास का प्रहार किया। इसके अलावा एक प्रभावी सरेंडर पॉलिसी के जरिए हिंसा छोड़ने वाले नक्सलियों को घर और रोजगार देकर मुख्य धारा में लौटने का मौका दिया, जिसने इस संगठन को अंदर से कमजोर कर दिया। इन्हीं सामूहिक प्रयासों का नतीजा है कि आज माओवाद का प्रभाव बहुत ही सीमित क्षेत्रों तक सिमट कर रह गया है। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने भी समय समय पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए। इनमें सबसे पहला और व्यापक अभियान था ऑपरेशन ग्रीन हंट, जो 2009 के आसपास शुरू किया गया। यह अभियान छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों में चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य नक्सलियों के कमांड स्ट्रक्चर को कमजोर करना था, साथ ही हथियारों और गोला बारूद को जब्त करना और हिंसक हमलों को रोकना था। इस ऑपरेशन में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर नक्सल ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापामारी की, जिसमें कई नक्सल मारे गए और कई गिरफ्तार भी हुए। इसके बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में ऑपरेशन स्माइल चलाया गया। यह अभियान 2010 के आसपास सक्रिय हुआ और इसका मकसद नक्सलियों के घातक हमलों को रोकना था, साथ ही ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकानों पर रणनीतिक छापेमारी की और ग्रामीण क्षेत्रों में आतंक फैलाने की उनकी क्षमता को कम किया। फिर साल 2017 नक्सलियों के हमलों की श्रृंखला के बाद सुरक्षा बलों ने सुकमा और बुरकापाल अभियानों के माध्यम से जवाबी कार्रवाई की। सुकमा और बुरकापाल में पहले नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर बड़े हमले किए थे, जिसमें दर्जनों जवान बलिदान हो गए। इसके बाद सीआरपीएफ और स्पेशल पुलिस यूनिट ने मिलकर जंगलों में नक्सल ठिकानों की छापामारी की, निशाना बनाया और सक्रिय मुठभेड़ों के जरिए नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास किया। सबसे हालिया और निर्णायक कदम था ऑपरेशन फाइनल पुश, जो 2024 से 2025 में गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर शुरू किया गया। इसमें रक्षात्मक रणनीति को छोड़कर नक्सल प्रभावित इलाकों में सक्रिय और निर्णायक अभियान चलाए गए। इस ऑपरेशन का उद्देश्य नक्सलियों की प्रमुख कमांड संरचना और हिंसक नेटवर्क को खत्म करना था। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के घातक क्षेत्रों में घुसकर उनके ठिकानों को तबाह किया और उनके लिए जंगलों में कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं छोड़ा। इन सभी ऑपरेशंस ने ये साफ कर दिया कि नक्सलवाद केवल जंगलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा तंत्र, स्थानीय प्रशासन और लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती भी है। हालांकि लगातार कार्रवाई और रणनीतिक ऑपरेशंस के कारण नक्सलियों की ताकत कम हुई है, लेकिन उनका नेटवर्क अभी भी कुछ क्षेत्रों में सक्रिय है, जो सतत निगरानी और कार्रवाई की मांग करता है। पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े अभियान चलाए और इसका असर सबसे ऊपर तक पड़ा।
21 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों ने नंबाला केशव राव को एनकाउंटर में मार गिराया। यही वो आदमी था जिसे सीपीआई माओइस्ट का सबसे बड़ा कमांडर माना जाता था। इसके साथ ही दर्जनों अन्य माओवादी भी मारे गए, जिससे संगठन की कमान में बड़ा झटका लगा। इसके कुछ महीने बाद 18 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के मरेडुमिल्ली जंगलों में माडवी हिडमा और उसके कुछ साथियों को सुरक्षा बलों ने खत्म कर दिया। हिडमा बस्तर क्षेत्र के सबसे खतरनाक कमांडरों में से एक था और कई बड़ी हमलों में भी शामिल रहा। इसी दौरान बुरकापाल और बीजापुर में केंद्र समिति और पोलित ब्यूरो के कई सदस्य जैसे गौतम सुधाकर और भास्कर भी मारे गए। झारखंड के हजारीबाग में सहदेव सोरेन को भी एनकाउंटर में ढेर किया गया। इन सभी कार्रवाइयों ने नक्सल संगठन की हिम्मत तोड़ दी और उनकी हिंसक योजनाओं को कमजोर कर दिया। लेकिन कुछ नेताओं ने मौत के डर या फिर कार्रवाई की ताकत देखकर हथियार भी डाल दिए। अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ सोनू ने 60 से ज्यादा साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। इसके बाद 22 फरवरी 2026 को थिपरी तिरुपति उर्फ देवूजी ने हथियार डाल दिया और आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह कई उच्च पदस्थ कमांडर अपने नेटवर्क को छोड़ने पर मजबूत हो गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2025 से 2026 में कुल 364 नक्सली मारे गए और 2300 से ज्यादा जो है उन्होंने सरेंडर किया। इनमें बड़े नेता भी थे, जिससे नक्सलियों की कमान कमजोर हुई और संगठन की हिंसक ताकत पर बड़ा असर पड़ा। ये घटनाक्रम साफ दिखाता है कि लगातार अभियान और दबाव के बावजूद नक्सलवाद एक लंबी और गंभीर चुनौती बना हुआ है। एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं और अगर पसंद आए तो लाइक करें। साथ ही दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा पिछला एपिसोड क्रूड ऑयल पर था, जैसे कैसे इसकी खोज हुई और कैसे मिडिल ईस्ट में दुनिया का ये सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बना, इसको लेकर है। तो आप ऊपर इस पर क्लिक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।